हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका था। हम पढ़ रहे थे चैप्टर अपना जो हमारा फाइलम प्लांटी था, यानी कि पादप जगत के बारे में, जिसमें हमने फर्स्ट अपना सवाल कंप्लीट कर लिया था। दूसरा था हमारा ब्रायोफाइट्स, कि ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स के बारे में जान लेते हैं कि ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो पूछा जाता है वो होता है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये उभयचर होते हैं, यानी कि एम्फीबियन होते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन से प्लांट उभयचर होते हैं, एम्फीबियन होते हैं। तो बता सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो एम्फीबियन होते हैं, यानी कि ये जलीय भी होते हैं और ये स्थलीय, दोनों तरीके से ये होते हैं। अब जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स के सबसे पहले लक्षण के बारे में जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स क्या है। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो सरल पौधे होते हैं जो लगभग सर्वव्यापी होते हैं। इनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है कि ये एम्फीबियन होते हैं, यानी कि सर्वव्यापी, कहीं भी ये अपने आप को किसी भी स्थान में पाए जा सकते हैं। तो सर्वव्यापी होता है ये। अब दूसरा जानते हैं कि पौधे क्या होते हैं। ये पौधे स्थलीय होने के साथ साथ स्थलीय भी होते हैं। ये छायादार वृक्षों और नम भूमि, लकड़ी के लट्टों, नदी तालाबों के किनारों, उनके तनों, वृक्षों तथा नम चट्टानों पर पाए जाते हैं। यानी कि सब जगह पाए जाते हैं, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ ये नहीं पाए जाते ब्रायोफाइट्स। अब क्या होता है कि वर्षा ऋतु में ये अधिक वृद्धि करते हैं। अधिक वृद्धि ये इसलिए करते हैं, जो भूमि जो होती है, भूमि पर ये एक हरी मखमली परत पर फैले हुए मिलते हैं। क्योंकि इनके अंदर पता है क्या होता है, इनके अंदर ये होता है कि जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि जब बारिश होती है तो बारिश में एक हरी मखमली परत में फैले हुए मिलते हैं। बारिश के बाद दीवारों पे भी जम जाते हैं, कभी कभी चट्टानों पर मिल जाते हैं। चट्टानों पर इसलिए उग जाते हैं कि चट्टानों जो होती है उनको तोड़ कर, ये चट्टानों को तोड़ देंगे, तोड़कर फिर क्या करते हैं चट्टानों को, कि उनमें जो बड़े वृक्ष होते हैं उनको उगने के लिए उस जगह को वो ये उपजाऊ बनाते हैं, चट्टानों को। तो अब देखते हैं कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है ब्रायोफाइट्स में मार्केंशिया का। तो मार्केंशिया जो है, ये जो ब्रायोफाइटा है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो फीमेल प्लांट्स होता है वो अलग होता है और मेल प्लांट्स इसमें अलग होता है। तो इसके बारे में जानते हैं कि सबसे पहले इसके डायग्राम के बारे में जानते हैं कि डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे मार्केंशिया के डायग्राम के बारे में। तो इसके डायग्राम देखते हैं, इसके डायग्राम में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें जो इसका डायग्राम है, देख सकते हैं कि दोनों डिफरेंट है। फीमेल्स वाला डिफरेंट है और मेल्स वाला भी, दोनों ही डिफरेंट है हमारे। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक तो पाए जाते हैं हमारे ज़ैमा कप और मूलाभास, राइजोइड्स जिसको बोलते हैं जड़, जड़ पाई जाती है इसमें। थैलस जैसी संरचना पाई जाती है जो पत्ती का काम करती है। तो ये पत्ती जैसी संरचनाएं थैलस बोलते हैं जिसको, ठीक है। पत्ती और जड़ इसमें पाए नहीं जाते, लेकिन इसमें संरचनाएं पाई जाती हैं। अब जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स मार्केंशिया होता है, इसमें ये इसका साइन होता है कि इसमें एक तरीके से एक फूल जैसी संरचना होती है इसमें, जिसको बोलते हैं आर्चिगोनियोफोर। आर्चिगोनियोफोर में क्या पाया जाता है, आर्चियोगोनिया पाया जाता है, जिसको बोलते हैं स्त्रीधानी। ये हो गया फीमेल पार्ट मार्केंशिया का। अब जानते हैं मेल पार्ट के बारे में। तो मेल पार्ट क्या होता है, इसका डायग्राम बहुत बार पूछा जाता है कि मार्केंशिया का डायग्राम दिखाइए या फिर दर्शाइए हमें, उसमें मेल और फीमेल पार्ट को सेपरेटली दर्शाइए कि उसमें क्या डिफरेंस है। तो मेल और फीमेल पार्ट में हमको डिफरेंस दिख ही रहा होगा कि दोनों की संरचनाएं बिल्कुल डिफरेंट है। ये हमारा मेल पार्ट है। मेल में क्या होता है, जेमा कप इसमें भी पाए जाते हैं, राइजोइड्स इसमें भी पाया जाता है, थैलस इसमें भी पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, उसमें पुष्प जैसी संरचना थी, लेकिन इसमें एंथ्रीडियोफोर पाए जाते हैं, यानी कि एंथ्रीडियम नर युग्मक इसके अंदर पाया जाता है। नर युग्मक में पाया जाता है इसके अंदर पुमणु, जिसको बोलते हैं एंथ्रोजॉइड। अब जानते हैं इसके मुख्य लक्षण के बारे में कि मुख्य लक्षण इसके क्या क्या होते हैं। तो मुख्य लक्षण इसमें क्या होता है कि इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती। जैसा कि हम बता ही चुके थे कि जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती, लेकिन उनके स्थान पर क्या होता है कि उनके स्थान पर पत्ती जैसी संरचना होती है जिसको थैलस बोलते हैं, और जड़ जैसी संरचना होती है जिसे मूलाभास कहते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो मैं आपको डिटेल में स्टार्टिंग में ही डायग्राम देख के ही बता देती हूँ कि किसमें क्या है और किसमें क्या नहीं है। तो लक्षण तो आपको खुद ब खुद ही याद हो जाते हैं। बस खाली रिटिन में तो मैं इसलिए बताती हूँ जिससे कि आपके दिमाग में, अगर आप भूल भी जाते तो एक बार आप देख के उसको रिवाइज कर लें, आपके दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाए। तो ब्रायोफाइट्स आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा ध्यान से ही पढ़ें। इनमें क्या होता है कि जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती। पत्ती क्या होती है, पत्ती जैसी संरचना होती है जिसे थैलस कहते हैं, और जड़ जैसी संरचना होती है जिसे मूलाभास या राइजोइड्स कहते हैं।
मूलाभास क्या करते हैं? मूलाभास जो होते हैं वो ब्रायोफाइट्स को स्थलीय बनाए रखने का काम करते हैं। स्थलीय बनाए रखने का काम क्या करते हैं? यानी कि उसको स्थल जमीन में उसको बनाए रखने का, जमाने का उसको काम करते हैं। और ये क्या करती है? जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते रहते हैं, जिससे कि उसमें पोषण उसको पूरा मिलता रहे और वो स्थायी रूप से वहाँ बना रहे। अब क्या होता है कि ये पौधे जो होते हैं, ये पौधे छोटे और थैलस की तरह होते हैं, छोटे होंगे और थैलस की तरह होंगे। लेकिन कुछ पौधे जो होते हैं वो अन्य श्रेणी के ब्रायोफाइटा में वास्तविक जड़ तथा पत्ती नहीं होती, परंतु पौधों में तना और पत्ती के समान संरचना दिखती है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं अन्य श्रेणी के, जिनमें मतलब श्रेणी तो इनमें एक ही बात है कि पत्ती और तना तो इनमें पाया ही नहीं जाता, संरचना ही होती है इनमें थैलस और राइजोइड्स वाली। अब बात कर दें कि इनमें निषेचन की, इनमें निषेचन के लिए जो होता है, इनमें जो निषेचन होता है या फिर इनमें जो जनन होता है वो पानी में होता है। पानी में जनन, इनका पानी में इनका जनन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सॉरी, जनन के लिए पानी होना बहुत आवश्यक है इनके लिए। इनमें निषेचन होता है वो मुख्यतः जल में ही होता है। और इन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, जो हम स्टार्टिंग में ही बात कर चुके हैं कि उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियन कहा जाता है इनको पादप जगत का। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है कि पादप जगत का उभयचर कौन सा है। तो पादप जगत का उभयचर जो होते हैं वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। अब क्या होता है कि क्लोरोफिल की स्थिति के कारण ये क्या करते हैं? क्लोरोफिल की स्थिति के कारण ये स्वपोषी होते हैं, यानी कि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में खुद ब खुद बनाते हैं। अब जानते हैं कि लैंगिक जनन जो होता है वो इनमें विषम युग्मक ही होता है। लैंगिक जनन होगा लेकिन विषम युग्मक ही होता है। अब होता है कि इसमें जो नर जननांग होते हैं वो एंथ्रीडियम, जिसके बारे में बात कर चुके थे, को पुधानी कहते हैं। नर जननांग को पुधानी कहते हैं और मादा जननांग को स्त्रीधानी आर्चिगोनिया कहते हैं। अब जो मादा युग्मक होते हैं, मादा युग्मक क्या होते हैं? वो अंडगोल ऊस्फोर होते हैं। और नर युग्मक को क्या कहते हैं? पूमड़ो कहते हैं, एंथ्रिजोइड कहते हैं। नर युग्मक जो होता है वो द्विकशाभिकीय होता है। तो द्विकशाभिकीय के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, डबल फ्लैजिलेट। द्विकशाभिकीय होगा तो गतिशील होगा, तो गतिशील होता है। और मादा युग्मक गति विहीन होते हैं, यानी कि मादा युग्मक जो होते हैं वो उनमें गति नहीं होती, नर युग्मक में इनमें गति होती है। अब इनमें जो निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, पहले बात कर चुके हैं कि जल की आवश्यकता होती है निषेचन के लिए। जो पुमड़ू होता है वो जल की उपस्थिति में स्त्रीधानी के संपर्क में आता है। जल की आवश्यकता इसीलिए होती है कि जो पुमड़ू होता है इसमें, उसको वो जल की उपस्थिति में स्त्रीधानी के संपर्क में आता है और अंडगोल से संयुग्मन करता है। अंडगोल से संयुग्मन करेगा। अंडगोल क्या है? ये मादा युग्मक है अंडगोल। अंडगोल से ये संयुग्मन करेगा। संयुग्मन करके क्या करेगा? युग्मनज बनाएगा। युग्मनज बनाने के बाद क्या होगा कि जो निषेचित युग्मनज होगा वो द्विगुणित होगा। पहले तो वो अगुणित होंगे, एनएन टाइप होंगे, लेकिन बाद में क्या होंगे? बाद में वो द्विगुणित हो जाएंगे। निषेचित होने के बाद वो युग्मनज जो होगा वो द्विगुणित हो जाएगा, 2n टाइप हो जाएगा। तो बात कर रहे थे कि निषेचित युग्मनज जो होता है वो द्विगुणित होता है यानी कि 2n टाइप होता है। और क्या करता है फिर? ये बीजाणुविद को जन्म देता है। और बीजाणुविद को, जिसे बीजाणुविद या स्पोरोफाइट कहते हैं। अब जानते हैं यहाँ पे युग्मकोद्भिद अवस्था और बीजाणुविद अवस्था के बारे में जानते हैं कि युग्मकोद्भिद अवस्था और बीजाणुविद अवस्था क्या है। वैसे तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे जनन में हम, लेकिन फिर भी एक बार बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये आपका युग्मकोद्भिद अवस्था और बीजाणुविद अवस्था के बारे में बहुत बार पूछा जाता है और आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया फ्यूनेरिया और मास का। फ्यूनेरिया या मास, फ्यूनेरिया को मास भी बोलते हैं, मास का एक प्लांट है ये। तो देखते हैं इस डायग्राम में कि युग्मकोद्भिद अवस्था कैसे होती है और बीजाणुविद अवस्था कैसे होती है। तो जो मॉस का प्लांट है इसमें भी नर और मादा सेपरेट होते हैं। तो जो नर होता है हमें पता है कि उसमें नर युग्मक पाया जाता है और वो क्या होता है? वो अगुणित होता है। और जो मादा होती है उसमें मादा युग्मक पाया जाता है। अब क्या होता है कि इसमें आपस में इनमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होने के बाद यानी कि नर युग्मक मादा युग्मक से संलयन करेगा। संलयन करने के बाद क्या होगा? नर युग्मक एन टाइप और मादा युग्मक एन होगा, यानी कि दोनों अगुणित होंगे। अगुणित होने के बाद क्या करेंगे? युग्मनज बना लेंगे। युग्मनज किस टाइप का होगा? 2n टाइप होगा, यानी कि द्विगुणित युग्मनज बन जाएगा इसके अंदर। युग्मनज बनने के बाद क्या होगा? जब इसमें युग्मनज बनने के बाद ये भ्रूण का विकास करेंगे तो भ्रूण का विकास किस तरीके से होगा इसमें कि ये यहाँ पे एक पूरे भ्रूण का विकास हो गया। यहाँ पे इन्होंने अर्धसूत्री विभाजन किया। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इन्होंने क्या किया? इन्होंने बीजाणु बना लिया। तो बीजाणु किस तरीके से बना? जो अर्धसूत्री विभाजन हुआ है यहाँ पे, जो युग्मनज था वो द्विगुणित था। द्विगुणित होने के बाद उसने बीजाणु का निर्माण किया अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। तो ये हो गई बीजाणुभिद अवस्था। लेकिन अब जो ये बीजाणु होगा, बीजाणु जो बनेगा ये एन टाइप होगा, यानी कि ये भी अगुणित ही बनेगा। आई आपकी समझ में कोई बात की
युग्मनज द्विगुणित होगा, जो युग्मनज बनाएगा, नयुग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करके जो युग्मनज बनाएंगे वो द्विगुणित होगा। उससे जो युग्मनज से जो भ्रूण बनेगा वो एगुणित होगा, यानी कि एन टाइप होगा, और फिर वो दोबारा से युग्मकोद्भिद अवस्था में आएगा, फिर से वो इस तरीके से संलयन करेंगे नर युग्मक और मादा युग्मक, फिर वो बीजाणु बनाएंगे, फिर बीजाणु, इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। यानी कि पहले युग्मकोद्भिद अवस्था, फिर बीजाणुभिद अवस्था, फिर दोबारा से युग्मकोद्भिद अवस्था, और फिर बीजाणुभिद अवस्था, इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। अब जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो इसमें मुख्य पौधा होता है वो युग्मकोद्भिद होता है, जिस पर जननांग पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा कि जो बीजाणुभिद होता है वो पूर्ण या आंशिक रूप से युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहता है। अब जो बीजाणुभिद अवस्था होती है उसमें बीजाणु बनते हैं, वो क्या करते हैं, जो बीजाणु होते हैं वो अंकुरित होकर नए युग्मकोद्भिद वाले पौधे बनाते हैं। जैसे कि हम बात कर चुके थे कि युग्मकोद्भिद में क्या हुआ था कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करके युग्मनज बना रहे थे, यानी कि नर युग्मक एन टाइप, मादा युग्मक एन टाइप, उन्होंने 2n बना लिया। 2n बनाने के बाद उन्होंने क्या किया कि वो द्विगुणित हो गया युग्मनज। द्विगुणित युग्मनज ने क्या किया, उसने भ्रूण का निर्माण किया। भ्रूण का निर्माण किसके फलस्वरूप हुआ, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हुआ। फिर उन्होंने बीजाणु बनाए। बीजाणु क्या बना, बीजाणु भी एगुणित बना, यानी कि एक सिंगल बीजाणु बना एन टाइप। फिर वो युग्मकोद्भिद अवस्था में आया, फिर उसने इस तरीके से उनमें संलयन हुआ, फिर उस तरीके से फिर वो बीजाणुभिद अवस्था में गया। तो ये हो गया इसमें प्रोसेस, यानी कि युग्मकोद्भिद अवस्था से बीजाणुभिद अवस्था में जाने का प्रोसेस। तो इसमें जो ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा में जो होती है वो पीढ़ी एकांतरण जो होता है वो स्पष्ट रूप से होता रहता है। यानी कि ये जो अवस्था होती है पीढ़ी एकांतरण, इसको पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि किस पादप में पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट रूप से होता है। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ब्रायोफाइट्स में पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट रूप से होता है। इसीलिए होता है कि ये क्या करते हैं कि युग्मकोद्भिद अवस्था से बीजाणुभिद अवस्था में जाते हैं, और बीजाणुभिद से फिर ये युग्मकोद्भिद अवस्था में आते जाते रहते हैं, यानी कि ये प्रोसेस इसमें कंटिन्यू चलता रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे इनकी संरचना के बारे में, इनकी संरचनाएं कैसी हैं, और इसके जनन के बारे में, और आर्थिक महत्व के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में। उसके बाद हमारा ब्रायोफाइट्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे थर्ड।